Hello friends, how are you? I hope you all are safe from corona and doing your preparations for the exams. The new coming exams whenever they will be held, and I am today with a new video of STET TGT Science. This is the video of STET 2020 Set C of Science paper and जो एग्ज़ाम 3 Jan 2021 को हो चुका है। इसका मैं आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन यहाँ पर दिखाने वाली हूँ और समझाने वाली हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करते हुए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ़ द रेट कांस्टेंट फॉर द सम रिएक्शन इज K = 3 × 10⁻⁻4 लीटर पर मोल पर सेकेंड, देन द ऑर्डर इज। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका, फिर इन ऑप्शंस में से हम इसका राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास कोई भी अगर जर्नल इक्वेशन इस तरीके की होती है तो यहाँ पे हमारे जो स्मॉल लेटर्स हैं वो स्टोइकोमेट्रिक एफिशिएंट्स हैं, ए भी हमारे रिएक्टेंट और सी और डी जो कैपिटल्स में लिखे हुए हैं वो हमारे प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे हम रेट लॉ या रेट इक्वेशंस लगाते हैं। रेट लॉ के अकॉर्डिंग जब हम रेट निकालते हैं तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए रेज टू पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी रेज टू पावर वाई। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लगा दिया जाता है और जहाँ पे हम एक्स वाई क्या है, हमारे एक्स वाई पार्शियल रिएक्शन ऑर्डर्स हैं फॉर रिएक्टेंट ए एंड बी। और ये रिएक्शन ऑर्डर्स जो हैं ये आपके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल वाले जो लेटर्स हैं इनके आपके इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ये पार्शियल रिएक्शन ऑर्डर्स होंगे। और जो के है आपका, यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए जो के लगाया था वो आपका रेट कांस्टेंट या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा। अब हमें पता है रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो यहाँ से रेट की यूनिट क्या बन जाएगी, कंसंट्रेशन के मोल पर लीटर और टाइम की सेकंड होती है तो ये हो जाएगा पर सेकंड। मोल पर लीटर पर सेकंड आपकी रेट की यूनिट हो जाएगी। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ऑर्डर बताना है। ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का, जो हमारे यहाँ पे पार्शियल रिएक्शन ऑर्डर थे उनका एडिशन ही हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आपका जो रेट लॉ इक्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जा सकता है, उसको कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। इसलिए जो रेट लॉ के अकॉर्डिंग या रेट इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमें रेट दिया जाता है रिएक्शन का वो क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है। लेकिन उनके यूनिट्स को देख करके हम बता सकते हैं कि जो रेट कांस्टेंट की यूनिट्स हैं वो कौन से रिएक्शन ऑर्डर से बिलोंग करती हैं। देखिए अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा आपका तो यहाँ पे जो के का यूनिट होगा, यहाँ पे मैंने के का यूनिट आपको डेरिवेशन में ड्राइव करके दिखाया है, ये है। तो इस यूनिट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जब एन का वैल्यू पुट करेंगे तो रेट कांस्टेंट अगर जीरो ऑर्डर का है, आपका रिएक्शन जीरो ऑर्डर का है तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू जो होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड बन जाएगा एन का वैल्यू जीरो पुट करने को। अगर ये आपका रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है तो रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होगा वो यहाँ पे आपका 1 पुट करेंगे, 1 - 1 0, किसी का पावर 0 क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे आपका जो रेट कांस्टेंट का यूनिट है वो पर सेकेंड बन जाएगा। अगर आपका सेकेंड ऑर्डर का है तो यहाँ पे आप एन की जगह 2 पुट करेंगे, 1 - 2 -1 हो जाएगा, मोल पर लीटर का पावर -1 इंटू में पर सेकेंड। और जब इस पावर के साथ सोल्व करेंगे तो मोल तो आपका पर में चला जाएगा, -1 में चला जाएगा और लीटर जो आपका -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, ये आपका यूनिट आ जाएगा। और nth ऑर्डर का है तो आपका जो रेट कांस्टेंट का यूनिट है वो यही रहने वाला है। तो यहाँ से जो हमें क्वेश्चन गिवन था उसमें हमें क्या यूनिट गिवन था, हम वो यूनिट चेक कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्शन रेट बता सकते हैं। देखिए जो हमें क्वेश्चन गिवन था उसके अंदर के का जो वैल्यू है हमें वो मोल इनवर्स लीटर +1 और पर सेकेंड में गिवन है, जो कि हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं ये किसके लिए है, मोल का इन्वर्स लीटर का पॉजिटिव वाला और सेकंड का इन्वर्स वाला सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं के का जो यूनिट है उसको देखकर हम बता सकते हैं
कि जो आपका रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर का होने वाला है। इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो आपका रेट है वो चेंज इन कंसंट्रेशन से भी बताया जा सकता है। कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ देखकर भी आप बता सकते हैं कि किस तरीके से रेट चेंज होने वाला है। शायद मैंने ये आपको एस्टेट का जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें चेंज से कंसंट्रेशन चेंज से रिलेटेड ही क्वेश्चन था वहाँ पे। रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन चेंज, यानी कि कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज है, और रेट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नो चेंज इन कंसंट्रेशन। जो आपका ये रिएक्शन होगा ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होगा। अगर रेट जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन कंसंट्रेशन, देखिए रेट हमेशा चेंज इन कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हम यहाँ से देख सकते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन कंसंट्रेशन। लेकिन वो चेंज इन कंसंट्रेशन की किस तरीके से इफेक्ट है, अगर रेट चेंज हो रहा है लेकिन कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा तो कैसा ऑर्डर होगा उस रिएक्शन का, जीरो ऑर्डर होगा। अगर कंसंट्रेशन को डबल कर दें, रेट भी डबल हो जाता है, तो वहाँ पे रिएक्शन कैसा होगा, फर्स्ट ऑर्डर का। अगर आप रेट जो कंसंट्रेशन है उसको 3 गुना बढ़ा देंगे, 4 गुना बढ़ा देंगे, रेट भी उसी तरीके से 3 गुना या 4 गुना बढ़ जाता है, यानी बिल्कुल डायरेक्टली आ जाता है, तो आपका रेट आपको क्या बता रहा है कि रिएक्शन आपका फर्स्ट ऑर्डर का है। अगर आपका चेंज इन कंसंट्रेशन कुछ इस तरीके से होता है कि आप रिएक्शन को जो कंसंट्रेशन है उसको 2 टाइम्स कर दें और रेट आपका 4 टाइम्स हो जाए, तो आपका रिएक्शन ऑर्डर किस तरीके का होगा, सेकंड ऑर्डर का होगा। और अगर आपका कंसंट्रेशन में चेंज कर रहे हैं, आप इस तरीके से कर रहे हैं, मान लीजिए कि अगर आपका रिएक्शन 2 टाइम्स बढ़ गया या 3 टाइम्स बढ़ गया, तो उस तरीके से आपके रेट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर कंसंट्रेशन 2 टाइम्स हो गया तो रेट अगर 8 टाइम्स आ रहा है आपका, तो आपका कैसा ऑर्डर होगा, थर्ड ऑर्डर होगा। अगर कंसंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ गया, रेट आपका 12 टाइम्स आ रहा है, तो जो रेट आपका कैसा होगा, वो जो रिएक्शन का ऑर्डर होगा कैसा होगा, थर्ड ऑर्डर का होगा। तो इस तरीके से आप चेंज इन कंसंट्रेशन देख के भी रिएक्शन के ऑर्डर का पता लगा सकते हैं और एक ही यूनिट देखकर भी रिएक्शन का ऑर्डर पता लगा सकते हैं। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा यहीं तक था। ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ये चीज़ ध्यान में तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया किससे फैलता है। तो यहाँ पे हमें देखिए प्लाज्मोडियम, फीमेल एनीफिलियम मॉस्किटो, फिलेक्स मॉस्किटो और वायरस, ये 4 ऑप्शन गिवन थे। हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 को ही करेक्ट करने वाले हैं कि मलेरिया किससे होता है, फीमेल एनीफिलियम मॉस्किटो से होता है। देखिए मलेरिया का जो आपको यहाँ पे बॉडी के अंदर एंटर करवाती है फीमेल एनीफिलियम मॉस्किटोज होती है, बट ये जो कॉज होता है, इसका जो वेक्टर होता है डेट इज अ प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पे एक्यूरेट आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 प्लाज्मोडियम होने वाला है। जो मलेरिया है अगर वो ट्रांसमिशन की बात करें तो वो किससे होता है, फीमेल मॉस्किटो से होता है, जिसका जीनस क्या है, एनीफिलोज है। लेकिन पैरासाइट क्या है मलेरिया का, प्लाज्मोडियम, जो कि इस मच्छर के द्वारा, ये फीमेल जो मच्छर है मॉस्किटो है उसके द्वारा स्प्रेड किया जाता है बॉडी के अंदर। ये सबसे पहले क्या होता है, जो मॉस्किटो होता है इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है और वहाँ से ये क्या करता है, लार्वा को ले लेता है ब्लड के साथ, और जब ये किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो ये उसकी बॉडी में क्या करता है, उस लार्वा को छोड़ देता है और वहाँ पे ये प्लाज्मोडियम वेक्टर की तरह वर्क करता है और ये क्या करता है, ह्यूमन के लीवर को इफेक्ट करता है। और लीवर से इफेक्ट होने के बाद, लीवर को इफेक्ट करने के बाद ये आरबीसीज को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है और उसके वहाँ पे ये क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है। फिर आरबीसीज का काउंट धीरे धीरे कम होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोनेट और ऑफ जिंक, जिंक का कार्बोनेट और बताना। ये क्वेश्चन बहुत बार अपनी एस्टेट की जो पिछली वीडियोज मैंने अपलोड की हुई मैं करवा चुकी हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका और से आता ही आता है एस्टेट के अंदर क्वेश्चन, चाहे वो जिंक का पूछ ले, एल्यूमिनियम का पूछ ले, आयरन का पूछ ले, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। यहाँ हमें कार्बोनेट और बताना है।
ये जिंक का कार्बोनेट और जो है डेट इज द कैलामाइन और स्मिथ स्टोन जिसके नाम से इसको जाना जाता है। मोस्ट ऑफ द जो बुक्स हैं वो उसमें आपको कैलामाइन नाम ही दिया गया है। ये होता है जिंक कार्बोनेट। अगर आपको जिंक प्लांट है तो ये सल्फाइड और है, और जिंक साइड जो गिवन है ये ऑक्साइड और है। और सल्फ्यूराइड जिसको जिंक ब्लेंड की तरह ही जाना जाता है, दिस इज ऑल्सो जिंक सल्फाइड और। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इन बेंजीन रिंग? कौन सा जो ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग होगा फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इन बेंजीन रिंग? देखिए डायरेक्ट ग्रुप को देख के पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है कि मेटा डायरेक्टिंग होगा या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, बट एक शॉर्ट ट्रिक अगर आप फॉलो करेंगे तो उससे आप क्लियरली बता सकते हैं कि ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा उसके लिए किस तरीके का बिहेव शो करने वाला है, किस तरीके का इसका नेचर होगा। देखिए यहाँ बेंजीन ट्रिक में आपको पहले बता देते हैं, फिर ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ एक ग्रुप अटैच है, उससे कोई अदर ग्रुप अटैच है, तो इसको हम वाई मान लेते हैं, इसको जेड मान लेते हैं। अगर आपका वाई है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन जेड, तो आपका जो ये है ग्रुप वाई वाला क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, और ये रिंग का एक्टिवेशन करवाएगा, रिंग एक्टिवेटर होगा। लेकिन अगर वाई के कंपैरिजन में जेड जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये आपका वाई वाला ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने वाला है, और ये मेटा डायरेक्टिंग होगा और रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, रिंग डीएक्टिवेटर होगा। ओके, अब जो ऑप्शंस मुझे गिवन है मैं उनके लिए यहाँ पे लिखने वाली हूँ यही स्ट्रक्चर। और एक चीज़ यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो हमें पता है पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से ट्रेंड करती है, तो वो आपको क्लियरली यहाँ पे पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हाई किसकी लोअर होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए मैंने CHO ग्रुप लगाया, एल्डिहाइड ग्रुप C डबल बॉन्ड OH। अगर यहाँ पे मैं C और ऑक्सीजन का चेक करूँ तो यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लेस है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, मोर है। तो यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस, जेड की मोर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग। तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन ही यहाँ पे राइट हो जाता है। अदर ग्रुप्स के लिए चाहें तो आप चेक कर लीजिए, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। यहाँ भी सेम, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यहाँ भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा देन कार्बन, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, जबकि एक ही ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी कैसा, मेटा डायरेक्टिंग। आई होप ये आपको क्लियरली समझ में आया कि ऑप्शन नंबर 1 किस तरीके से राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 95। A source of sound of frequency 600 Hz is placed inside water. The speed of sound in water is 1500 meter per second and in air it is 300 meter per second. The frequency of sound recorded by an observer in air is, सोर्स की फ्रीक्वेंसी गिवन है और सोर्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है, 600 हर्ट्ज है, और जो स्पीड ऑफ साउंड है वाटर में हमें गिवन है और एयर में गिवन है। तो ये पूछा है कि एयर में क्या फ्रीक्वेंसी रहने वाली है उस सोर्स की, उस साउंड की। तो देखिए यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है सोर्स ऑफ साउंड की वो 600 हर्ट्ज है। अब स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हमें चाहे वाटर में गिवन चाहे एयर में गिवन, अगर हमसे फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड पूछेंगे, चाहे वो वाटर के अंदर पूछे, चाहे वो एयर के अंदर पूछे, चाहे वो कहीं भी पूछे, चाहे ग्लास के अंदर पूछे, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ऑलवेज सेम रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती। क्यों नहीं चेंज होती? क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ साउंड। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी? सोर्स ऑफ साउंड पे डिपेंड करेगी, ना कि मीडियम पर। इसीलिए इसका आंसर हमारा क्या रहने वाला है, 600 हर्ट्ज। सेम जो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है वही फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे मिलने वाली है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। नियोप्रीन इज प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब नियोप्रीन किससे बनता है, किसका पॉलीमराइजेशन करने से बनता है? डैट मीन्स हमें नियोप्रीन एक पॉलीमर दिया हुआ है, हमें उसका मोनोमर बताना है। तो यहाँ पे हमें 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन दिया है,
तो 2-chloro-1,3-butadiene, दिस इज द मोनोमर ऑफ नियोप्रीन और सिंथेटिक रबर जिसको हम बोलते हैं, और 2-chloro-1,3-butadiene को हम क्लोरोप्रीन भी बोलते हैं। 1,3-butadiene जो है बहुत सारे पॉलीमर बनाने में यूज किया जाता है। इसके साथ दूसरे जो केमिकल्स हैं या दूसरे मोनोमर्स आप कह सकते हैं वो कॉम्बिनेशन में यूज किए जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया है कि अगर आप ब्यूनास बनाना चाहते हैं उसके साथ 1,3-butadiene और साथ में स्टाइरिन आपको ऐड करना पड़ेगा। इसी तरीके से 2-methyl-1,3-butadiene बिल्कुल सेम है, क्लोरो की जगह मिथाइल है। तो अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं आइसोप्रीन, जो कि नेचुरल रबर बनाने में यूज होता है। और जो आपका एक्राइलोनाइट्राइल है, इसका यूज पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल जिसको ऑर्लोन बोलते हैं, इसको बनाने में यूज किया जाता है, जिसका फॉर्मूला है CH2CHCN। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा नियोप्रीन किससे बनेगा, 2-chloro-1,3-butadiene, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट करेक्ट, डेट मीन्स फॉल्स। तो हमें यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिया, हमें फॉल्स वाली चूज करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट आता है साइटोक्रोम सी इज द ओनली पेरिफेरल मेम्ब्रेन ऑफ ETS, ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, उस सीरीज का जो आपका साइटोक्रोम सी है वो क्या करता है, सिर्फ पेरिफेरल मेम्ब्रेन बनाता है। और सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज इज द मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल। ATP is synthesized toward mitochondrial space side by ATP synthesis, और net gain of ATP is 2 in glycolysis। तो देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट गिवन है, फर्स्ट वाली ट्रू है, सेकंड वाली ट्रू है, थर्ड वाली फॉल्स है और फोर्थ वाली ट्रू है। तो थर्ड वाली जो स्टेटमेंट है ये हमारी फॉल्स होने वाली है। अब ये जो है, अगर आपने काफ़ी बायोलॉजी को डीपली पढ़ रखा है तो इनमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप एक बार देखते ही बता देंगे कि कौन सा सही है और कौन सा रॉन्ग है। फिर भी यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की बात आई है, तो माइटोकॉन्ड्रिया थ्रेड लाइक ग्रैनुलर्स होते हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ग्रैनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। इनके अंदर प्रोटीन, लिपिड, RNA, DNA वगैरह फील्ड होते हैं, और ये मैंने इसका डायग्राम बना के दिखाया है। ये जो मेम्ब्रेन है ये आउटर मेम्ब्रेन है, काफ़ी स्मूथ होती है, और ये जो है इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। और जो इनर मेम्ब्रेन है ये कैसी होती है, आपकी कॉन्विलेटेड होती है, इनफोल्डिंग होती है, और इसके अंदर जो आपका लिक्विड भरा होता है, जो मटेरियल भरा होता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, और ये आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या होता है कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स होती हैं, राइबोसोम्स और DNA की प्रेजेंस की वजह से इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल बोलते हैं। और राइबोसोम्स क्या करते हैं, DNA को रेप्लिकेट करवा के उसको प्रोटीन्स में कन्वर्ट करता है। फंक्शन क्या है इसका मेन फंक्शन होता है एनर्जी को सिंथेसाइज करना इन द फॉर्म ऑफ ATPs, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। अगर ऑप्शंस की डिस्कशन को थोड़ा सा और डीपली हम लेके जाएं तो जो आपका साइटोक्रोम सी होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, और साइट सी किसी भी तरीके से लिखा जाता है, ये क्या होता है, एक स्मॉल हेमी प्रोटीन होता है फाउंड लूजली एसोसिएटेड विद द आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये स्टेटमेंट्स को ट्रू प्रूव करती हैं जो हमें गिवन है। नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ पे आपको बिल्कुल पता होगा कि जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम होता है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज और सक्सिनेट कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज इज ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स सेकेंड is an enzyme complex embedded in the inner mitochondrial membrane. It participates in both citric acid cycle जिसको हम Krebs cycle कहते हैं and electron transport chain ETC. It catalyzes the conversion of succinate to fumarate in Krebs cycle, that is dehydrogenation. तो ये जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेशन आपका यहाँ पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ये क्या करवाता है, डिहाइड्रोजिनेशन करवाता है। नेक्स्ट चलते हैं ATP सिंथेसिस की तरफ।
जिसको हम F1 एटीपेज और ऑक्सीसोम्स कहते हैं, is attached to the F0 protein on the inside of the matrix. ATP synthase uses the protein flowing into the matrix to bind ADP and PI and release ATP. तो यहाँ पे ये प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में नहीं होता, ये कहाँ होता है, इनसाइड द मैट्रिक्स होता है, इसलिए ये रॉन्ग था। नेक्स्ट, ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट फेज में रिक्वायर्ड एनर्जी एंड सेकंड फेज में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट एंड प्रोड्यूस एटीपी एंड NADH। और ओवरऑल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल, 2 ATP मॉलिक्यूल और 2 NADH मॉलिक्यूल को क्या करता है, रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है सेल के यूज के लिए। तो फोर्थ वाला ऑप्शन भी हमारा राइट है। तो ये आपको 4 ऑप्शन किस तरीके से ट्रू और फॉल्स हैं क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। फूड स्टोरिंग प्लांट पार्ट इन ऑनियन इज। तो फूड स्टोरिंग प्लांट क्या है, रूट है, स्टेम है, लीव्स है या फ्रूट है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ऑनियन एक थिक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका स्टेम शॉर्ट होता है और हाईली कंडेंस्ड होता है इनटू ए फ्लैट डिस्क एंड बियर स्मॉल फाइब्रस रूट्स। और रूट्स कहाँ पे होती है, बेस पे, और लिव्स कहाँ होती है, अब, यानी कि हमें पता है जो थिक वाला डिस्क लाइक पार्ट होता है वो जमीन के नीचे और उसकी लिव्स क्या होती है, अबव होती है, अबव द सोइल ऑनियन के केस में। जो आउटर लिव्स होती हैं वो ड्राई और स्केली हो जाती हैं जिनको हम स्केल लिव्स कहते हैं, और आउटर ड्राई स्केल लिव्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, फ्लैशी लिव्स को अपने अंदर बंद कर लेती हैं और उसके अंदर वो क्या करती हैं, फूड को स्टोर करती है। तो यहाँ पे जो फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर होता है, और ये स्टार्च की फॉर्म में राइजोम्स, ट्यूबर्स या अंडरग्राउंड स्टेम्स वाले जो प्लांट होते हैं उनके अंदर होता है। तो यहाँ पे जो ऑनियन के केस में आपका फूड स्टोर है वो किसके अंदर हो रहा है, लीव्स के अंदर, लीव्स के अंदर, जो कि आपकी फ्लैसी लीव्स के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लांट हैविंग द जीनोटाइप AABB। हमें यहाँ पे जीनोटाइप AABBCC गिवन है और ये कितने टाइप के गैमेट्स बनाने वाला है, ABC, A, स्मॉल b, कैपिटल C। यहाँ से देखेंगे हम कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, सिर्फ कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल A, स्मॉल b, कैपिटल C। तो यहाँ पे ये 2 तरीके के हैं आपके गैमेट्स, और इसको निकालने के लिए आपको अगर ये बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन में बन रहा हो तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला यूज जो होगा वो होगा 2⁻n, और n आपका क्या है यहाँ पे, हेट्रोजाइगस, और इस जीनोटाइप के अंदर हेट्रोजाइगस कितना है, सिर्फ 1 है। AA होमो है, CC होमो है क्योंकि कैपिटल्स में है, ये एक कैपिटल में एक स्मॉल में, इसलिए क्या है, हेट्रोजाइगस है। तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस 1 हो गया, 2 का पावर 1 हो गया। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे फॉर्मूले को, कितना आएगा 2। तो फॉर्मूले से आप देख रहे हैं नंबर ऑफ आपके गैमेट्स कितने हैं, 2 है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। Next question number 100. Which of the following class of arthropoda have animal with 2 pairs of antenna and green glands? 2 pair of antenna और green glands ये आर्थ्रोपोडा के कौन से क्लास में पाया जाता है? तो देखिए जो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक गिवन है, प्रेजेंस ऑफ 2 पेयर एंटीना, ये क्रुस्टेशिया क्लास का कैरेक्टरिस्टिक है। जो यहाँ पे एंटीना होते हैं ये सेंसरी ऑर्गन की तरह हेल्प करते हैं उनको फूड पाने के लिए और शेल्टर पाने के लिए। तो यहाँ पे इस कैरेक्टरिस्टिक को देखकर ही हमें पता चल जाएगा ये किसके क्लास में है, क्रुस्टेशिया क्लास के लिए। क्वेश्चन नंबर 101। इन एन एंजियोस्पर्म द free nuclear division take place during the formation of which of the following? Gametes, flower, endosperm, embryo।
तो देखिए यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इज ए मिटोटिक डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जिसके अंदर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म या साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस है वो नहीं होता है। और एंजियोस्पर्म के अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, वो किसके अंदर होगा, ड्यूरिंग एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। दिस एंडोस्पर्म इज कॉल्ड एज लिक्विड एंडोस्पर्म एज वेल एज सेल wall is not formed after mitotic division. और इस तरीके का जो प्रोसेस है वो किसमें देखने को मिलता है, कोकोनट में। एंडोस्पर्म जो है 3 टाइप्स के होते हैं, सेलुलर, न्यूक्लियर एंड हेलिबॉयल एंडोस्पर्म। अमंग दीज द न्यूक्लियर एंड हेलिबॉयल अंडरगोज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे हमसे सिर्फ इतना पूछा गया था कि एंजियोस्पर्म में जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है वो किसकी फॉर्मेशन के टाइम पे होता है, तो डेट विल बी ड्यूरिंग द एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 102, इफ Henle's loop were absent from mammalian nephron, which of the following is to be expected? एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले अपीयर टू बी द रिकवरी ऑफ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड फ्रॉम द यूरिन। आपका जो यूरिन है उससे एक्स्ट्रा वाटर और सोडियम क्लोराइड बॉडी के लिए रीऑब्जर्व कर लेता है हेनले लूप, ताकि बॉडी में वाटर की और सोडियम की कमी ना हो, और जो बहुत ज़्यादा एक्सेस में होता है उसको यूरिन के साथ एक्सक्रिएट कर देता है। इस फंक्शन से क्या होता है, दिस फंक्शन अलाउ प्रोडक्शन ऑफ यूरिन डेट इज मोर कंसंट्रेटेड देन ब्लड, क्योंकि जो बॉडी के लिए वाटर था उसकी रिकवरी वहां से हो गई है, तो यूरिन जो होगा काफी थिक सा हो जाएगा, मोर कंसंट्रेटेड हो जाएगा, और लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड और इनटेक फॉर सर्वाइवल। ओके, अगर वहाँ पे हेनले लूप नहीं होगा तो जो बॉडी के लिए हमने वाटर रिकवर किया था वो वाटर वहाँ पे रिकवर नहीं कर पाएंगे, और वो सारा का सारा वाटर यूरिन के साथ बॉडी से एक्सक्रिएट होगा। डैट मीन्स वहाँ पे यूरिन का जो कंसंट्रेशन होगा वो काफ़ी डाइल्यूट होने वाला है, मोर कंसंट्रेटेड नहीं रहेगा वहाँ पे, क्योंकि वाटर ज़्यादा है वहाँ पे, और वाटर ज़्यादा होने से वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर हेनले लूप एब्सेंट होगा मैमेलियंस के अंदर, तो जो आपका नेफ्रॉन है उस नेफ्रॉन के अंदर यूरिन का जो फॉर्मेशन होने वाला है वो काफ़ी डाइल्यूट होने वाला है। तो द यूरिन विल बी मोर डाइल्यूटेड इफ हेनले लूप्स आर एब्सेंट। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 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 C डबल बॉन्ड O CH। इसका हमें IUPAC नेम बताना है। तो ये ऑप्शंस गिवन है, आप चेक कर लीजिए। मैं आपको सॉल्यूशन की तरफ लेकर चलती हूँ। यहाँ हमें ये कंपाउंड गिवन है, यहाँ पे एक कीटोन ग्रुप और एक एसिड ग्रुप है। तो एसिड ग्रुप को हम सबसे पहले प्रेफरेंस देते हुए 1 नंबर देंगे और इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखेंगे 6 कार्बन है, तो इसके लिए क्या हम यूज करने वाले हैं, हेक्स। और यहाँ पे जो आपका एसिड है उसके लिए जो आपका सफिक्स होगा वो क्या होगा, ओइक एसिड होगा। अब यहाँ पे जो आपका कीटोन ग्रुप है वो कितने नंबर पे लगा, 5 पे, और एज ए सब्स्टिट्यूट इसको हम क्या मानेंगे, 5 ऑक्सो, 5 पोजीशन पे ऑक्सो लगा है। तो यहाँ पे ठीक है, हमारे पास सिंगल बॉन्ड है सारे, इसके लिए एन होगा। और इस तरीके से हम नेमिंग करके उसको परफेक्ट ऑर्डर में लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट वाला, देन हम कार्बन नंबर, देन हम बॉन्ड्स, और उसके बाद हमारा जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसके लिए। तो 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। तो दिस इज फॉर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 104, द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM इज 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर
एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन इट्स टाइम पीरियड विल बी। यहाँ पे हमें सिंपली टाइम पीरियड निकालना है एसएसएम के लिए। यहाँ पे एक्सेलरेशन से रिलेटेड हमें फॉर्मूला दिया है ओमेगा स्क्वायर वाई, जहाँ पे ए एक्सेलरेशन है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, टी टाइम पीरियड है और वाई को हम डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ से इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हुए ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा ए अपॉन वाई, एक्सेलरेशन हमें 12 दिया है, डिस्टेंस हमें कितना दिया है 3 दिया है। तो यहाँ से हमारा जो एक्सेलरेशन है वो जो एंगुलर वेलोसिटी है डेट विल कम 4 पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी आने के बाद हम टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो 2 पाई अपॉन ओमेगा वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 4, सॉरी ओमेगा स्क्वायर 4 आया तो ओमेगा कितना हो जाएगा 2, तो इसलिए हमने ओमेगा यहाँ पे 2 रखा है। 2 से 2 कैंसल, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ ए टोमेटो सेल इज इट्स। नॉन लिविंग पार्ट जो होता है टोमेटो सेल के अंदर डेट इज सेल वॉल, ऑप्शन नंबर 4। ए टोमेटो सेल आर प्लांट सेल, दे कंटेन ए सेल वॉल। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होगा जो कि एक नॉन लिविंग रिजिड पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 106, फॉर द रिएक्शन नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन चेंजेस टू अमोनिया डेल्टा इज गिवन नेगेटिव, यू हैव टू शो रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। तो यहाँ पे आपका जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देख लेते हैं। हमें Kp और Kc में रिलेशन बताने के लिए क्या चाहिए, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू पावर डेल्टा एन होता है जो रिलेशन है। डायरेक्ट अगर हम फॉर्मूला से उठाएं तो डेल्टा एन यहाँ पे होता है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के मोल्स 2 हैं और रिएक्टेंट के 1 + 3 टोटल 4 है। तो 2 - 4 इज इक्वल टू -2, -2 इज नेगेटिव वैल्यू है और नेगेटिव वैल्यू हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 के अंदर यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं। अगर इस रिलेशन को आप ड्राइव करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे इसके लिए डेरिवेशन भी गिवन है, दिया है यहाँ पे डेरिवेशन। आइडियल गैस लो PV इक्वल टू nRT, यहाँ से प्रेशर निकाल लेंगे N/VRT और Kp आपका पार्शियल प्रेशर, Kc मोलर कंसंट्रेशन है। इनके लिए दोनों के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे और इन्हीं एक्सप्रेशन को फिर हम आगे क्या करेंगे कन्वर्ट करने वाले हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। प्रेशर की जगह हम NV/RT पुट करेंगे और उनकी पावर्स के साथ पुट करके इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ से हमें सेम रिलेशन मिलने वाला है C + D - A + B। जब आप यहाँ पे सोल्व करेंगे इसको तो ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, दोनों को इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ से क्लियरली हम इस एक्सप्रेशन को डिराइव करके देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड किसके अंदर सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमें 4 ऑप्शन गिवन है, NF3, NH3, BF3 और CCl4। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इनकी ज्योमेट्री ड्रॉ करनी है। अब NF3 के लिए हम देख पा रहे हैं नाइट्रोजन पे एक आपका लोन पेयर है और इस तरीके से बॉन्ड। अब यहाँ पे हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा, फ्लोरीन की ज़्यादा है। तो हम जो डाइपोल मोमेंट वाला एरो है वो फ्लोरीन की तरफ लगाते हुए इस तरीके से दिखाएंगे, यहाँ पे कट और ये फ्लोरीन की तरफ लगा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आपके नाइट्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, पोलैरिटी फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि तीनों एरो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ एडअप भी होगा इस एरो की वजह से, नेट जो डाइपोल मोमेंट है 0 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अमोनिया के केस में भी सेम ज्योमेट्री रहने वाली है, पिरामिडल ज्योमेट्री। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो तीनों ही नाइट्रोजन की तरफ अपना जो पोलैरिटी शो कर रहे हैं। तो ये तीनों एरो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए एडअप होकर आपका जो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू है वो 0 से बहुत बहुत ज़्यादा आने वाला है। और BF3 और CCl4 की ज्योमेट्री जो है वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, रेगुलर ज्योमेट्रीज हैं, ट्रायंगल, प्लेनर और स्क्वायर प्लेनर। और हमेशा जो आपके सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं या रेगुलर ज्योमेट्री होती है उनका डाइपोल मोमेंट 0 रहता है ऑलवेज। आप कभी भी इस फॉर्मूले को
अप्लाई कीजिए रेगुलर ज्योमेट्री में। बिना देखे आप क्या कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट को 0 कंसीडर कर सकते हैं। तो और यहाँ पे एक तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा क्लियरली हमें आंसर मिलता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या डाइपोल मोमेंट किसका हाईएस्ट होने वाला है, अमोनिया का हाईएस्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हाइब्रिडाइजेशन के टाइप हमें गिवन है sp3, sp2, sp2, sp। लेफ्ट टू राइट हमें बताना इन चारों ऑप्शन में से किसके लिए ट्रू है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन आप बड़े आराम से बता सकते हैं। इसके लिए पहले एक ट्रिक समझ लेते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सेंट्रल एटम को हमने यहाँ कंसिडर करना है और वहाँ पर हमें नंबर ऑफ एटम अटैच टू इट या कार्बन है सेंट्रल एटम, तो कार्बन से और जो भी आपका सेंट्रल एटम, उस सेंट्रल एटम से नंबर ऑफ एटम्स अटैच हमने काउंट करने हैं। और यहाँ पे ध्यान रखें मैंने एटम्स बोला है, ना कि बॉन्ड्स। तो काउंट द नंबर ऑफ लोन पेयर अटैच टू इट। जो भी सेंट्रल एटम में कार्बन है उससे आपने नंबर ऑफ लोन पेयर अटैच भी काउंट करने हैं। और अगर आपका नंबर ऑफ एटम और लोन पेयर दोनों आप काउंट कर सके हैं, उनको आपने सिंपली एडअप करना है और एडअप करने के बाद आपको जो नंबर मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको अपना हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पे बताना है। आप देखिए जैसे फर्स्ट ऑप्शन में हमें CH ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH गिवन है। तो यहाँ पे हमें देखिए सेंट्रल एटम हमारा कार्बन होगा, कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच है और एक कार्बन अटैच है। ओके, और यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है कार्बन के ऊपर, तो हमारा नंबर आया 2 आने से इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp। इसके लिए 2 कार्बन अटैच है sp, इसके लिए 2 कार्बन अटैच है sp, इसके लिए कार्बन और एक हाइड्रोजन है तो ये भी sp। तो चारों ही कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपका देखिए कार्बन से 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन अटैच है, तो 3 के लिए sp2, इससे 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन, 3 नंबर के लिए sp2। इस कार्बन से कार्बन 2 ही अटैच है sp, और इससे एक कार्बन एक हाइड्रोजन sp। ऑप्शन नंबर 3 पे हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा 3 हाइड्रोजन एक कार्बन sp3, एक हाइड्रोजन 2 कार्बन sp2। इस कार्बन के लिए 1 हाइड्रोजन 2 कार्बन sp2, इसके लिए 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन sp3। और फोर्थ वाले ऑप्शन पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन sp3, 1 हाइड्रोजन 2 कार्बन sp2, 1 हाइड्रोजन 2 कार्बन sp2, और इस कार्बन से एक नाइट्रोजन अटैच है और एक कार्बन अटैच है sp। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं sp3, sp2, sp2, sp, ये फोर्थ वाले ऑप्शन में बिल्कुल राइट जा रहा है। नाइट्रोजन की अगर बात करें, यहाँ पे हमने नाइट्रोजन की भी अगर हाइब्रिडाइजेशन बतानी है तो एक कार्बन अटैच है, एक लोन पेयर अटैच है, तो हमारे पास 2 हो जाएंगे। 2 के लिए क्या होता है, sp होता है। जैसे यहाँ पे अगर आपको ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है तो ऑक्सीजन के लिए एक कार्बन अटैच है और 2 लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। ये दो जो एग्जाम्पल है मैंने आपके लिए हम लिखे हैं, इसमें आपको इस कार्बन की और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताते हुए कमेंट करना है। नेक्स्ट है नेगेटिव जियोट्रॉपिक रूट्स ऑफ मैंग्रोव प्लांट्स आर। जो आपकी मैंग्रोव प्लांट्स होती हैं उनकी नेगेटिव जियोट्रॉपिक रूट्स, देखिए जियोट्रॉपिक होती है जो जमीन की तरफ बढ़ती है और नेगेटिव जियोट्रॉपिक होती है जो जमीन से ऊपर की तरफ बढ़ती है। उन रूट्स को हम नेगेटिव जियोट्रॉपिक रूट्स बोलते हैं। वो कैसी होती हैं, तो नेगेटिव जियोट्रॉपिक रूट्स ऑफ मैंग्रोव प्लांट्स सर्व द पर्पज ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेगेटिवली है तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करवाती हैं और इनको हम ब्रेथिंग रूट्स या न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। Some lateral roots of mangrove become specialized as pneumatophores in saline mud flats। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, pneumatophores। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, वन हॉर्न राइनोसोर इज कंजर्व स्पीसीज एट। वन हॉर्न जो राइनोसोर है वो कौन से नेशनल पार्क का कंजर्व स्पीसीज है, इट इज ऑफ कांजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम में लोकेटेड है। और थोड़ा सा दूसरे पार्क के बारे में हम देख लेते हैं, जैसे कि राजीव गांधी नेशनल पार्क है, ये रामेश्वरम आंध्र प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है यूके में है और अनाशी नेशनल पार्क जो है वो कर्नाटका में है।
क्वेश्चन नंबर 111 टैक्सोनॉमिक स्टडी बेस्ड ऑन डीएनए आर पार्ट ऑफ। ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग सा है, बट इसको क्लियरली हम यहाँ देख लेते हैं कि जो हमारा राइट आंसर है डेट इज केमो टैक्सोनॉमी। थोड़ा सा मैंने अदर टैक्सोनॉमीज के बारे में भी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लिखा है। आयरो टैक्सोनॉमी जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस पर बेस्ड होती है। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स, structure and number of chromosomes, size, structure, shape and chromosome number should be kept in mind during classification। तो मेनली जो कायरो है वो क्रोमोसोम से रिलेटेड है। जो केमोटॉक्सोनॉमी है वो डीएनए से रिलेटेड है। इज द क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्लांट लाइक डीएनए सीक्वेंसेज एटसेट्रा। साइटोटैक्सोनॉमी, साइटो मतलब स्टडी ऑफ सेल, यानी कि ये जो है हमें सेल की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है और बेस्ड अपॉन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ सेल लाइक इट्स क्रोमोसोम नंबर एंड इट्स बिहेवियर एटसेट्रा। और जो टैक्सोनॉमी है अकॉर्डिंग टू टोरेल अल्फा बीटा गामा ओमेगा टाइप की टैक्सोनॉमी होती है, और जिसमें हम ओमेगा या गामा की बात कर रहे हैं हमें अल्फा टैक्सोनॉमी दिया है। तो अल्फा टैक्सोनॉमी जो है बेस्ड ऑन ग्रास मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर होती है, सॉरी बेस्ड ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स होती है ये, और इसको ये सिंपल टैक्सोनॉमी होती है। मैंने बीटा और जो आपकी ओमेगा टैक्सोनॉमी है इनके बारे में यहाँ लिखा है। बीटा जो है कॉम्प्लेक्स टैक्सोनॉमी की टाइप की होती है, और यहाँ पे जो ओमेगा है वो बायोकेमिकल और माइक्रोस्कोपिक एविडेंसेस पर बेस्ड होती है। तो आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता चल गया होगा सबके बारे में। तो यहाँ से क्लियरली जो कीमो है वो डीएनए से, कायरो क्रोमोसोम से, साइटो सेल से, अल्फा टैक्सोनॉमी जो है ग्रॉस मॉर्फोलॉजी करैक्टर से। क्वेश्चन नंबर 112 ए बायो फर्टिलाइजर यूज इन पैडी फील्ड इज। बायो फर्टिलाइजर्स या तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनी हुई फर्टिलाइजर्स होती है। और ये पैडी फील्ड के अंदर कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज होता है ये हमसे पूछा गया। तो जो अजोला पिनेटा है, अजोला पिनेटा ये एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो पैडी प्लांट्स के अंदर यूज किया जाता है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बायो फर्टिलाइजर यूज फॉर राइस क्रॉप्स जो है वो बहुत सारे हैं, जैसे कि एजोस्पिरिलियम, ब्लू ग्रीन एल्गिया, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं, एजोला, फॉस्फोबैक्टीरिया, माइकोर्जिया, अनेबिना, और इनमें जो ऑप्शन हमें गिवन है डेट इज फॉर एजोला पिनेटा। द बायो फर्टिलाइजर add nutrients to the soil through nitrogen fixation and increase phosphorus content by 25%. In rice field, azolla with its nitrogen fixing capability is used as a biofertilizer. The flooded rice fields are inoculated with azolla which help to suppress the weeds. Weeds को हटाने में भी हेल्प करते हैं। अदर ऑप्शन की बात करें, बैसिलस थ्यूरिजिनेसिस ये एक बैक्टीरिया है used for generating insect resistance plant with the help of its chirogene responsible for Bt toxin. Rhizobium meliloti ये रूट नोडल्स प्लांट से रिलेटेड है, जैसे कि प्लांट्स बीन्स वगैरह से, जो कि वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करवाता है राइजोबियम बैक्टीरिया। और थर्मस एक्विटिकस ये जो है एक बैक्टीरिया है जो कि 70 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा के टेम्परेचर में ग्रो करता है। क्वेश्चन नंबर 113 द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, तो डेट विल बी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। बेसिक क्वेश्चन है जो बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है जब हम बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं पढ़ना। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 4√3 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स प्रोजेक्शन एंगल। हमें हॉरिजॉन्टल रेंज दी है और मैक्सिमम एंगल बताना है, प्रोजेक्शन एंगल। तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो इस तरीके से करने वाले हैं। देखिए कि मान लेते हैं वेलोसिटी v है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, तो रेंज किस तरीके से लिखी जाएगी, 2v² sin थीटा cos थीटा अपॉन g।
और मैक्सिमम हाइट वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें रेंज कितना दिया है, 4√3 ऑफ हाइट गिवन है, तो उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। रेंज इज इक्वल टू 4√3 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। और यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे टेंजेंट थीटा आता है लास्ट में 1/√3 और टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, टेंजेंट 30 और थीटा का एंगल यहाँ से टेंजेंट कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फॉल्स। स्टेटमेंट गिवन है, कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स हैं। देखिए फाइब्रोप्लास्ट स्टोर फूड इन एडिपोज टिश्यूज। तो ये जो फाइब्रोप्लास्ट है ये फूड नहीं, एनर्जी या फैट को स्टोर करते हैं एडिपोज टिश्यू के अंदर। एडिपोज का मतलब ही फैट होता है, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ऑप्शन नंबर 1। मिसेल्स ग्रेनुल आर फाउंड इन द ग्रेनुलर साइट। ग्रेनुलर साइट में नहीं, यहाँ पे ये न्यूरॉन्स में फाउंड होते हैं। मिसेल्स जो ग्रेनुल्स होते हैं न्यूरॉन्स में, तो ये भी फॉल्स हो गया। ब्लड प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मैक्रोफेज। मैक्रोफेज से नहीं, ये मेगा कायरोसाइट्स से फॉर्म होते हैं जो कि बोन मैरो में होता है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। ऑप्शन नंबर 4, सीरम ग्लोबुलिन एक्ट एज एन एंटीबॉडी। ये ठीक है, हमारा ट्रू है। जो सीरम ग्लोबुलिन्स होते हैं जिनको ब्लड प्रोटीन्स कहते हैं, वो एंटीबॉडीज की तरह बिहेव करती हैं, एंटीबॉडी जिनको इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हमसे यहाँ फॉल्स पूछा गया, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 ABC आप इनको लिख सकते हैं, 1 2 3 लिख सकते हैं। एडिपोज टिश्यूज और फैट इज एन एनाटोमिकल टर्म फॉर लूज कनेक्टिव टिश्यूज composed of adipocytes. Its main role is to store energy in the form of fat. It also cushions and insulates the body. Question number 116. Which of the following plant is a dicot plant? Bamboo, wheat, banana and congress grass. जो डाइकोट प्लांट की यहाँ पे एग्जाम्पल होगा वो होगा कांग्रेस ग्रास, जिसको हम पैर्थीनियम भी कहते हैं। डाइकोट्स प्लांट्स के अदर एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे होंगे मस्टर्ड, बीन्स, लेग्यूमस, दालें वगैरह जो होती है, एप्पल एंड आलमंड। और मोनोकोट्स, ये जैसे बैम्बू, बनाना, वीट, ये आपके क्या बन गए, मोनोकोट्स प्लांट हैं, जिनमें हम देख रहे हैं कि हमारी जो ग्रेन्स हैं वो आ रही हैं। और देखिए यहाँ पे और क्या क्या एग्जाम्पल है, मेज, बनाना, गार्लिक, राइस, वीट, फॉरेज ग्रासेस, शुगर केन, बैम्बूज, पाम्स, जिंजर, टर्मरिक, कार्डमोम, ऑनियन, लिलीज, डैफोडिल्स, आइरिसेस, एमाइलिसेस, केनास, ब्लूबेल्स, टुलिप्स, बेरली, ये सब हमारे क्या है, मोनोकोट्स। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि मोनोकोट्स के अंदर मेजर ग्रेन्स और हॉर्टिकल्चर प्लांट्स की कैटेगरी इंक्लूड की गई है। अब यहाँ पे जो डाइकोट प्लांट है कांग्रेस ग्रास, उसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो कांग्रेस ग्रास है वो अमेरिका से आया था अलोंग विद वीट, और ये इंडिया के अंदर 1955 में आया था। इसका साइंटिफिक नेम है पैर्थीनियम हिस्ट्रोफोरस, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में गाजर घास, सेंटा मैरिया और वाइट टॉप वीट भी कहते हैं, जो कि एक डाइकोट फ्लावरिंग। Deficiency of which of the following vitamin causes pernicious anemia? Question number 117. Options हैं vitamin K, vitamin B12, vitamin E, vitamin B6. तो राइट आंसर इज है vitamin B12। जब vitamin B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर, पर्निशियस अनेमिया होता है। ये पर्निशियस अनेमिया क्या है देख लेते हैं। Most common cause of vitamin B12 deficiency is pernicious anemia. Intrinsic factor produced when immune system mistakenly attack the stomach cell. तो जब हमारे इम्यून सिस्टम स्टमक की वॉल्स को अटैक करता है तो वहाँ पे एक इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से पर्निशियस अनेमिया हो जाता है। कब? जब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर होनी शुरू हो जाती है। अदर टाइप के अनीमिया भी होते हैं।
विटामिन B6 की कमी से जो अनीमिया होता है उसके अंदर आरबीसीज का जो काउंट है वो बहुत कम रह जाता है। विटामिन B9 की कमी से जो हमारे होने वाला है डिजीज वो है फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया, और कुछ एनीमियाज विटामिन C की कमी की वजह से भी होते हैं। विटामिन K से क्या होता है? विटामिन K की डेफिशिएंसी से ब्लड क्लॉटिंग बननी बंद हो जाती है। इटसेल्फ डज नॉट कॉज अनीमिया। अगर विटामिन K की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इससे सीधे सीधे अनीमिया नहीं होता, ये क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। विटामिन K और विटामिन E के जो केस है ये बच्चों में देखने के लिए बच्चों में ज़्यादातर मिलते हैं। ये इन्फेंट जो होते हैं उनको अफेक्ट करते हैं। विटामिन E की डेफिशिएंसी से क्या होता है? E की डेफिशिएंसी से जो है काफ़ी रेयर होती है, और अगर ये हो जाती है तो इससे हीमोलिटिक अनीमिया होता है। हीमोलिटिक अनीमिया जो है उसमें क्या होता है? आरबीसी मेम्ब्रेन का ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, और अगर आपका विटामिन E प्रॉपर ले रहे हैं तो क्या करेगा? आरबीसी मेम्ब्रेन का ऑक्सीडेटिव डैमेज होने से बचाएगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये कुछ टाइप के अनीमिया मैंने यहाँ पे बताया आपको इसके साथ। और विटामिन B12 से कौन सा होता है? पर्नीशियस अनीमिया होता है। क्वेश्चन नंबर 118, द राइस वाटर टर्न ब्लू ब्लैक ऑन एडिशन of a few drops of iodine solution. This indicate the presence of fat, cholesterol, complex proteins, starch. The right answer is here starch. Why? Because iodine test is a biochemical test for starch. Starch के अंदर 2 टाइप्स के आपके हमें जो है कंपाउंड देखने को मिलते हैं। एक होता है माइलोज और एक होता है माइलोपेक्टिन। अमाइलोज क्या करता है? जब आप आयोडीन टेस्ट करते हैं तो उस आयोडीन टेस्ट के अंदर जो आयोडीन प्रेजेंट होता है वो अमाइलेज से रिएक्शन करके हमें आयोडीन टेस्ट प्रोवाइड करता है। आयोडीन गेट इंटेंगल्ड इन अमाइलोज एंड स्टार्च गिव्स ब्लू ब्लैक कलर। तो यहाँ पे अमाइलोज जो है स्टार्च के अंदर ये आपका आयोडीन टेस्ट शो करता है वहाँ पे, जिसकी वजह से ब्लू ब्लैक कलर आता है। तो ये आयोडीन टेस्ट आपका स्टार्च का इंडिकेट है। Now, question number 119, electromagnetic waves EMW are transverse in nature is evident by। तो ये जो फिनोमेना है इसका एविडेंस हमें मिलता है पोलराइजेशन से। देखिए कैसे? द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एविडेंट बाय द फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन। अब यहाँ पे हम बताएंगे कि पोलराइजेशन क्या होता है। The phenomena in which the vibrations of a wave are restricted in a direction perpendicular to the motion of a wave। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है वेव का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेव की वाइब्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दे उस फिनोमेना को हम क्या किस नाम से जानते हैं? पोलराइजेशन के नाम से, पोलराइजेशन ऑफ वेव के नाम से जानते हैं। और ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? द वेव फॉर विच द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इन द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव। ये ट्रांसवर्स वेव जिस डायरेक्शन में आपकी वेव चल रही है, वेव की मोशन हो रही है, उसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन शो करती है ट्रांसवर्स वेव। और पोलराइजेशन क्या करती है? उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। तो जब ये आपके जो वाइब्रेशन है ये रिस्ट्रिक्ट हो जाती है तो हमें वहाँ से क्लियरली पता चल जाता है कि ये वेव किस नेचर की थी? ट्रांसवर्स नेचर की थी। तो ये किससे कंफर्म हुआ? हमें पोलराइजेशन से कंफर्म हुआ। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 120, क्लोरोफिल इज एब्सेंट इन। क्लोरोफिल किस में नहीं पाया जाता? डेट इज फंजाई, कवक। कवक के अंदर, फंजाई के अंदर वो नहीं पाया जाता। फंजाई लैक क्लोरोफिल, सो हेट्रोट्रोपिक इन नेचर एंड इनकेपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। फंजाई जो है वो हेट्रोट्रोपिक नेचर की होती है, इसी वजह से वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती। द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ चिटिन्स, फंगस, सेलुलोज। तो ये चिटिन्स जो होते हैं फंगस सेलुलोज होते हैं और इनके सेल वॉल इन्हीं चिटिन्स से बनी होती है। और बाकी लाइकेन है, एल्गी है या बायोफाइट्स हैं, ये क्या है? आपके क्लोरोफिल इनके अंदर प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं।
फंजाई डेड बॉडी पे अपना फूड प्रिपेयर करती है। क्वेश्चन नंबर 121, ड्यूरिंग इनइलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। जब आपका कोलिजन इनइलास्टिक है तो कौन सी क्वांटिटी जो है वो कंजर्व रहेंगी? काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लीनियर मोमेंटम या फिर बोथ काइनेटिक और लीनियर मोमेंटम। तो देखिए आपका यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है जब कोलिजन आपका इनइलास्टिक है, और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कब रहती है? जब आपका कोलिजन इलास्टिक होता है। इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। या तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर होगी इनिशियल से, या इनिशियल वाली ग्रेटर होगी फाइनल से, लेकिन वो कभी भी इक्वल नहीं होंगी। कब? जब इनइलास्टिक कोलिजन है। If in a collision, kinetic energy after collision is not equal to kinetic energy before collision, the collision is said to be inelastic. When we are considering the two bodies as system, the total external force on the system will be 0. अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाएगा तो लीनियर मोमेंटम है जो सिस्टम की वो कंजर्व हो जाएगी।